बात करते हैं जब ये जो हमारा जो राज्य है वो बड़े आंदोलनों के बाद हमको मिला है और पहले लोग कहते थे कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। तो बात आती है भू कानून की। भू कानून में आपका क्या टेक है? क्योंकि अभी मैं एक मुख्यमंत्री जी का देख रही थी, केदारनाथ जी में बैठ के ही वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि अब जब बजट सेशन आएगा मार्च में तो इसको कर देंगे। तो लगता है आपको कि नहीं, देखिए क्या सफल? है, जो लाइनें आपने प्रयोग की हैं, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, आज तो कोदा झंगोरे की बड़ी कीमत हो गई है। बिल्कुल, मिलेट ईयर चल रहा है। जी जी जी। लेकिन कोदा झंगोरा पहाड़ की गरीबी का प्रतीक था। मैंने वो लाइव देखी है बचपन में कि जब कोदे की बालियाँ पूरी पकती भी नहीं थी तो उससे पहले निकाल दी जाती थी और लोग उसी को उबाल के खाते थे, झंगोरे को उबाल के खाते थे। वैसे परिवार भी मैंने देखे हैं, मैंने उस लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है। तो हमारी गरीबी का प्रतीक है वो, तो इसीलिए हमने कहा हम गरीबी में रह लेंगे लेकिन हम राज्य बनाएंगे। ये हमारी जिद थी, ये हमारी लड़ाई थी और वो हमने किया, वो हमने किया। आज जो कोदा झंगोरा महंगा हो गया, मिल भी नहीं रहा अब तो, बिल्कुल अब तो मिल भी नहीं रहा है। लेकिन वो सब चीज़ें क्या है कि अगर उसको एक लार्जर उस पर देखेंगे आप प्रोस्पेक्टिव में, तो बेसिकली क्या है कि पहाड़ की अस्मिता उससे जुड़ी हुई है। करेक्ट। पहाड़ की सांस्कृतिक समृद्धि उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी की जो विकास और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिन पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आज पहाड़ की जो अस्मिता है, जो सांस्कृतिक समृद्धि है, ये दोनों खतरे में है इस समय। खतरे में इसलिए है कि जिस तरह लोगों का आना जाना उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड में बेहतर लाइफ कंडीशंस हैं, इसलिए बाहर के राज्यों के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। मैं मानता हूँ जहाँ कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने साथ अपनी संस्कृति को साथ लेके जाता है, अपना कैरेक्टर साथ लेके जाता है और उसमें वो जीता है। तो बाहर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा जो सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, वो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का। जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड की, वो सब इस समय बिगड़ रही है, मतलब वो मूल से हट रही है। अब उसको बचाने का काम है। तो ये भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब भू कानून तो उत्तराखंड में पहले से मौजूद है। अभी कांग्रेस कहती है कि साहब 2003 में तिवारी जी का भू कानून था, जो तिवारी जी उस समय वह पहली गवर्नमेंट कांग्रेस से बनी थी, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी। तो तिवारी जी के समय पर एक भू कानून लेकर वो आए थे, तो उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने तय की थी। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि भाई 12.5 एकड़ की सीलिंग लगा दी थी। दूसरा था 500 स्क्वायर मीटर तक आप आवास के लिए मकान ले सकते थे, जमीन ले सकते थे। ये तिवारी जी के भू कानून में था। उसके बाद नेक्स्ट आए खंडूड़ी जी। खंडूड़ी जी ने उसमें थोड़ा और अमेंडमेंट किया, बाकी का तो उन्होंने वही रखा, लेकिन उन्होंने जो 500 स्क्वायर मीटर का था उसको 250 कर दिया। ये खंडूड़ी जी ने संशोधन किया और वो सख्त भू कानून माना गया। उसके बाद तीसरी बार जो उसमें छेड़छाड़ हुई वो त्रिवेंद्र जी के टाइम पर हुई। त्रिवेंद्र जी के टाइम पे ये था क्योंकि जो पहले से जो भू कानून थे उनमें भी आप व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जमीन ले सकते थे उस प्रयोजन से जी। और अगर वो प्रयोजन से आप उसका उपयोग नहीं करते तो वो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट में निहित हो जानी थी जमीन, ये उसमें प्रावधान थे। त्रिवेंद्र जी के समय पे क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है, जैसे मैंने कहा पलायन वगैरह, ये एक प्रमुख मुद्दा है। तो हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हम पहाड़ों पर रोजगार का अवसर कैसे उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हुआ। उस इन्वेस्टर समिट में कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के आधार पर यह हुआ कि अगर हम पहाड़ों में कोई इंडस्ट्री ले जाते हैं या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं तो वहाँ की भूमि की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। और मान लो भूमि उपलब्ध हो भी जाए तो उसका लैंड यूज चेंज होना, वहाँ पर काम कर पाना, ये एक बड़ा मतलब एक कठिन कार्य था, जिसके कारण वहाँ चैलेंज ये माना गया। जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ऑब्जर्वेशंस ये कहती थी कि यहाँ पर जो हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण हम यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं लगा पा रहे हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस बेरोजगारी दूर करने के लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगी। तो उसको देखकर त्रिवेंद्र जी ने उस समय पे एक व्यवस्था ये बना दी कि साहब आपके अगर आप कहीं कोई इंस्टीट्यूशन लाते हैं तो उसका लैंड यूज डीएम स्तर पे चेंज हो जाएगा, सरकार तक नहीं जाना पड़ेगा। ये छोटा चेंज उन्होंने किया, लेकिन उसमें भी ये था कि भाई अगर आप वो जमीन अगर आप उपयोग में नहीं लाते तो पहले सरकार में ऑटोमेटिकली निहित हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक अंतर उसमें किया गया था।
आज भी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को उतनी डिटेल्स नहीं मालूम है एक्चुअली। जैसे भू कानून, तो भू कानून लोगों को लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, भू कानून आया कुछ बड़ा हो जाएगा। एक साइकोलॉजी बन गई लोगों की, एक परसेप्शन बन गया। उत्तराखंड मांगे भू कानून के, तो लोगों को लगता है कि भू कानून लाकर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन भू कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। अब उसमें कांग्रेस कहती साहब तिवारी जी के टाइम का ये भू कानून था बहुत अच्छा है, अगर वो अच्छा तो ऑलरेडी है, उसमें अमेंडमेंट हुए थोड़ा बहुत, और हमारी सरकार ने भी कहा कि भाई भू कानून हम लागू करेंगे, और लागू है, जो अमेंडमेंट्स हुए उसकी समीक्षा करेंगे, अगर आवश्यक नहीं होंगे तो उनको विड्रॉ कर लेंगे। ये तो मेरे मुख्यमंत्री ने बोला है। तो डेडलाइन भी नहीं दे रहे हैं ना, समीक्षा कब तक हमने भी नहीं, चल रहा है। देखिए डिमांड करने को आप आज कह सकते हैं अभी करो, आज दो अभी दो। हमने उत्तराखंड की बात की ना, हमने 94 में नारा लगाया आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो बना 2000 में आके, क्योंकि जिनको बनाना है उनको समय चाहिए होता है काम करने के लिए, वो 2 दिन में तो होता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया है उसकी, एक समय लगता है। ऐसे हम कहते हैं आज दो अभी दो, भू कानून दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अब मजबूरी हो, वो मजबूरी क्या है उसको समझदार लोग चाहिए। तो भू कानून को लागू करने के साथ साथ क्या प्रारूप उसका आना चाहिए, किस तरह लागू होना चाहिए, उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी ना, ये बिना अध्ययन के हो जाएगा। उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, आगे चल हमको उसको लागू करना है। अब हमको कितने एंगल पे काम करना है। पहला ये है कि जो पहाड़ों में हम विकास करना चाहते हैं, जो रोजगार का आधार बनेगा, वो प्रभावित ना हो, वो एक एंगल हमको देखना पड़ेगा। दूसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पहाड़ में जो लोगों की ज़मीनें हैं उनकी वैल्यू न गिरे, वो डिवैल्यूएट ना हो, क्योंकि शहरों में तो हम 100 गज में 1 करोड़पति बने बैठे हैं, और पहाड़ में 100 नाली का आदमी जो है लाखों में नहीं है। और कल हम अगर और ज़्यादा भू कानून सख्त कर देंगे और मान लो उसको बिल्कुल ठप कर दें हम एक बार, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिवैल्यूएट हो जाएगी। लॉस किसका होगा, उस व्यक्ति की कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो मैं उसकी चिंता में भी उसको कैसे बचाऊं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी सेटल डाउन होने हैं, उसके बाद ही कोई सही प्रारूप, जो कि देखिए लोग जो मांग रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि उनके लिए वो सही है, हमको उनके जीवन के लिए बेहतर क्या देना है ये सोचना सरकार का काम है, हमारा काम है, ये मेरा काम है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा आग की तरफ आकर्षित होता है, उसको ये तो मालूम नहीं कि आग में जाके जल जाएंगे, लेकिन माँ उसको खींचती है, मत जा, आग खेलने की चीज नहीं है। कानून भी इसी तरह की चीजें हैं। कई बार हम बहुत सख्त कानून बना देते हैं, लागू किस पर होना है, हम पर ही होना है। उसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ना है, अगर उसके अच्छे प्रभाव है तो दुष्प्रभाव साथ साथ चल रहे होंगे, वो हम पर ही पर होने हैं। तो जब तक हम इसको पूरी तरह से देख नहीं लेते और उसको ऐसा नहीं बना देते कि जिसके कारण हमारे लोगों को नुकसान ना हो और हमारी अस्मिता भी बची रहे, हमारी ज़मीनें बची रहे, इसको जब तक हम संतुलित नहीं कर देते इस पूरे मसले को, तब तक ये आनंद फानंद में लागू नहीं होना चाहिए। इस पर समय लगेगा और लोगों को भी समय देना चाहिए, क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए होना है इसमें। लेकिन एलिगेशंस ये भी हैं कि काफ़ी लोगों ने ज़मीनें ले ली हुई हैं, लेकिन उद्यम के नाम पे अभी तक कुछ नहीं। ठीक है ना, वो ज़मीनें सारी सरकार में नहीं तो जानी चाहिए, उसमें तो कोई कटना ही नहीं है। और उसके बाकायदा, लेकिन 2 साल के लिए बोला, और उसमें क्या है, उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कानून है। जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों से लिया है, अगर वो उसमें नहीं किया है तो अभी गवर्नमेंट ने डीएमओ से रिपोर्ट मांगी हुई है, वो रिपोर्ट आएगी तो वो एक आदेश में वो नहीं हो जाएगी। उसमें कोई लंबा चौड़ा काम थोड़ा ना, कोई बड़ा काम नहीं है। उसमें सिर्फ यही है जो कृषि भूमि है उसको किस ढंग से उसका निस्तारण होना है, उस पर किस हद तक रोक लगनी है, ये बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो बड़ी आवश्यकताएं हैं, पहाड़ों में भू कानून लाने से पहले भू प्रबंधन की आवश्यकता है। अब तुम लोग बच्चे हो, भी तुम लोग इतना मालूम नहीं होगा, वहाँ आज भी गोल खाते हैं, एक एक खाता 50-100 लोगों का नाम चला रहा है। जैसे मेरे दादा के नाम होगा, मेरे पापा के नाम, मेरे चाचा के, फिर उनके बच्चे, हम बच्चे, हमारे बच्चे। तो जमीन तो मान लो 8-10 नाली जमीन है, 10 नाली में 50 ओनर हैं। अब 50 ओनर में मान लो मुझे मकान बनाना है, तो मेरी कहाँ पर है पता ही नहीं है, मेरी कौन सी है। इसके लिए कोई बंदोबस्त, 50 ओनर है, बंदोबस्त नहीं हुआ। बताते 67 साल तक बंदोबस्त नहीं हुआ पहाड़ों के अंदर, लैंड यूज फिक्स नहीं हुआ। आप भू कानून ला रहे हो, उससे पहले लैंड यूज फिक्स करें ना, भाई ये कृषि भूमि होगी, नोटिफिकेशन कर दीजिए, इसमें कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा। आप व्यवसायिक उपयोग के लिए एयरमार्क कर दीजिए, लैंड नोटिफाई कर दीजिए कि लैंड व्यवसायिक उपयोग। ये तो कंप्लीट सब्जेक्ट है। मैं तो मेयर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो
जमीनों के बारे में थोड़ा आइडिया है, बिल्कुल। क्योंकि मैंने बरसों काम किया शहर में। तो आपको चीजें नोटिफाई करनी पड़ेंगी कि ये जमीन हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए एयरमार्क होगी, उसमें हम इतना तक लोगों को दे पाएंगे। इस जमीन का भूपयोग चेंज नहीं होगी, कृषि है तो कृषि में ही निहित होगी, इसका भूपयोग चेंज नहीं होगा किसी कीमत पे। जैसे हिमाचल में, लोग हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में भी क्या है, हिमाचल में कृषि की भूमि कृषि के लिए ही उपयोग में हो सकती है और वहां का व्यक्ति ले सकता है। जी जी जी। तो इसी प्रकार से कुछ हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये तो तय करें कि कौन सी भूमि कृषि की है, कौन सी हमारी वो है। फिर भू प्रबंधन किसकी भूमि है, वो 50 खातेदार हैं और 5 लाख मुआवजा मिलता है, तो किससे 5,000 रुपये आता, क्या करोगे अब बताओ। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, सरकार को इस दिशा में काम कर रही है, तो उसको समय चाहिए जी। समय के साथ सारी चीजें होंगी। भू कानून आना चाहिए, सख्त भू कानून होना चाहिए, लेकिन उसको किस रूप में आना है, ये चीजें थोड़ा सा सोच समझ के करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी से करने वाला काम नहीं है। देहरादून में 100 गज की जमीन लेकर आदमी 1 करोड़ का मकान बना के बैठा हुआ है और वो यहाँ से भू कानून की बात वहां कर रहा है। तो अपना 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मालिक हो गया देहरादून में 100 गज में लेके, और वहां सोनारी वाले को तू कह रहा है कि इसको 10 लाख मिले, ये भी ना मिले, उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाए, कैसे होगा। कल वहां बैठा हुआ मेरा कोई व्यक्ति है, उसको कल बच्चे को पढ़ाना, उसका बच्चा अच्छा निकल जाता है कहीं पढ़ाई में, उसके पास कोई एसेट नहीं है, वो बैंक में जाता है, उसने कहा साहब मेरे बच्चे को जो है एजुकेशन लोन दे दीजिए। वो बैंक का तेरी हैसियत क्या है, लोन मांग रहा 20 लाख, हैसियत तेरे 2 लाख की नहीं है। क्या ये प्रश्न नहीं है क्या? बिल्कुल। क्या ये एड्रेस नहीं होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए। देहरादून में बैठकर भू कानून की बात करना, और उस बेचारे पहाड़ को सीधे साधे आदमी जिसको पता ही नहीं कि वो क्या रहा है, उसको मालूम नहीं बंदोबस्त क्या होता है, उसको पता ही नहीं भू प्रबंधन की बात क्या हो रही है, ये उसको पता ही नहीं लैंड वैल्यू डिवेल्युएट हो जाएगी, उसको पता नहीं कि रातों रात जो है वो आज अगर लाख का मालिक 1000 पर आ जाएगा, उसको मालूम ही नहीं है अभी तक, इनोसेंट है। तो जागरूक करने का काम किसके हाथ में है? सरकार कर रही ना, कर रही है, प्रयास तो हो रहे ना। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इशू जाने चाहिए लोगों के बीच में, जी बिल्कुल, ताकि इन पर भी चर्चा हो। बिल्कुल। मैं मिला था जो लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा था उनको कि भाई ऐसा कुछ करो, क्योंकि हम भू कानून भी लागू करना चाहते हैं, सख्त भू कानून लाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने लोगों का नुकसान भी नहीं चाहते हैं। उनको कैसे सेव करें, वहाँ पर कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जाएं, वहाँ कैसे रोजगार के अवसर जनरेट करें, पलायन तभी तो रुकेगा। बिल्कुल। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे तभी तो वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज बनेंगी, तभी तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बनेंगी, वेलनेस सेंटर जाएंगे। आपका टूरिज्म कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप वहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं लाएंगे, टूरिस्टों के लिए जगह नहीं बनाएंगे, टूरिज्म कैसे डेवलप करेंगे आप बताइए मुझे। अब टूरिज्म पर आपका फोकस है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट अर्निंग जो है टूरिस्ट है, टूरिस्ट से है जो हमारी इकोनॉमी है। तो इन सब चीजों को एज ए होल स्टडी कर तब जाके कोई चीज निकल कर आएगी, तब सही भू कानून बनेगा। दबाव में नहीं बनेगा। भू कानून तो ऑलरेडी चला आ रहा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जो नया करने जा रहे हैं, ये तो चला ही आ रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये थोड़ा सा बीच में त्रिवेदी के टाइम पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसी को लेकर 143 और 153 उसी को लेकर लोग चल रहे हैं, तो वो तो एक आदेश में खत्म हो जाएगा, तो एक आदेश हो जाएगा, पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी जो नीति तिवारी जी के टाइम थे, करोड़ जी के टाइम थे। जी, जनता वेट कर रही है कि तो बहाल हो जाएगी जी। वो तो कोई इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, और बेहतर, बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए जी। लेकिन वो जब तक आप सारे एंगल पर विचार नहीं करोगे, सब प्रकार की तरह से सोचोगे नहीं, तब तक जो है जब करना जल्दीबाजी होगी। उसको पहले स्टडी करें और तब उस पर आगे बढ़ें। ये मेरा मानना है। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.